चेहरे को प्रमोट किया है, यानी सेकंड लाइन पर वो खड़े हुए हैं। मैं देश भर के एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट भटकता हूँ और मैंने ऐसे बहुत सारे एयरपोर्टों पे इस तरह के फोटोग्राफ देखे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर मैं ये देखा कि ये जो है जो सूरत हाल थी, तो मुझे ये लग रहा था कि कोई भी नहीं चाहेगा कि अमित शाह अगले प्रधानमंत्री हो, गडकरी साहब या आरएसएस चाहेगी कि नितिन गडकरी हो, और योगी जी चाहेंगे कि अगला चेहरा वो हो। तो सपोर्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि मोदी जी किसी और को चाह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके सिपा सालार अमित शाह है। तो अमित शाह को प्रधानमंत्री मोदी जी बनाएंगे। इसलिए अभी भी जो आप कह रहे हैं, अगर हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन में हम जाते हैं तो खतरा मोदी जी और अमित शाह साहब को है। आप याद करिएगा कि चुनाव के पहले दिन से मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर हंग पार्लियामेंट आती है तो ऐसे में अगर 268 भी रह जाती है, 270 भी रह जाती है, तो भी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। हमें याद है एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का भाई वो भी बड़ी दिलचस्प हो सकती है स्थिति, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री हो भी गए तो विपक्ष जो है वो मजबूत है। अगले 5 साल संसद में जान रहेगी, एक लाइवलीनेस दिखाई देगी संसद में। सदन में दिखेगा कि फैसले जो है वो मिल करके हो रहे हैं या फिर टकराव से हो रहे हैं, कुछ भी एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। ये इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। चंदन, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कहता कि अपने व्यूअर्स को हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है, जो जिसको कि आधिकारिक माना जाता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लेट से अपडेट होते हैं, लेकिन ऑथेंटिक वही होता है। उसके ऊपर हम चर्चा यूपी की कर रहे हैं, तो यूपी से बड़े मजेदार आंकड़े चुनाव आयोग बता रहा है। 80 के 80 सीटों का रुझान चुनाव आयोग दे चुका है, जिसमें बीजेपी 37 और आरएलडी जो अलायंस पार्टनर है वो 37, 2 सीटों यानी कि 39 सीटों पर एनडीए वहां पे, जबकि इंडिया गठबंधन जो आपका एसपी 33 सीटों पर और आईएनसी 7 यानी कि 40 पर, यानी कि यूपी जो कि सत्ता की चाबी कांग्रेस के लिए रिकॉर्ड है। इससे पहले इस तरह का रुझान मुलायम सिंह यादव के सामने था, जिसका रिकॉर्ड आज तक समाजवादी पार्टी तोड़ नहीं पाई है, आज उसके करीब जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स को ये बताएं, या चूंकि अब मामला स्टेबल होते जा रहा है, अब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। अब हम जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, जो आधिकारिक आंकड़े हैं, उसके हिसाब से वहां पे यूपी जहाँ कहते हैं सत्ता की चाबी यूपी में ही है और यूपी से होके ही दिल्ली का रास्ता जाता है। बहुत बड़ा रोल यहाँ पर अखिलेश यादव का कद बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं आज से। जी हाँ, तो अखिलेश यादव जी चुनाव आयोग की साइट पर क्या आता है वो देखना पड़ेगा चुनाव आयोग की, मगर चूंकि आप कौन सी विंडो देख के बता रहा हूँ। जी अगर ये 310 आप दिखा रहे हैं, कौन सी विंडो में आप देख रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास जो अपडेट आ रही है अभी भी वो बहुत नीचे है, मतलब बराबर टाई दिखाई दे रहा है मुझे जो दिखाई दे रहा है वो टाई है। आपके हो चंदन की ओर आंकड़े आमने सामने आ जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव के लिए सर 2027 विधानसभा चुनाव वो टारगेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी जो वो हारे थे वो बहुत ही इसी तरह की करीब मार्जिन से हारे थे। दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, तो इस तरह की स्थिति अखिलेश यादव के लिए है। देखिए, अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे, बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे। मतलब ये बहुत दिलचस्प हो रहा है, आज मजेदार चीजें सामने आ रही है। लोग कहेंगे देखिए आज मैं इतनी लाइवली कभी नजर नहीं आई हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि टक्कर दिखाई दे रही है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देश में लोकतंत्र की जीत है ये। मैं इसे कोई भी प्रधानमंत्री बने वो बात की बात है, लेकिन लोकतंत्र की जीत है, बराबर की कांटे की टक्कर। यहाँ पर जनता ये बता रही है, चाहे ईवीएम हो चाहे डीएम हो, सब प्रेशर में आ चुके हैं। बड़ी बात ये है, अब आरोपों से बरी हो जाएगी इसके आगे बीजेपी, उसके लिए भी खुशखबरी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी तस्वीर सामने आती है तो पिछले 2 टर्म बीजेपी को जो मिले थे क्लियरली मेजॉरिटी के साथ, फिर यहाँ पर सवाल ये होगा कि कांग्रेस ने कितनी गलतियां की थी पिछले कुछ अपने जमाने में कि 2 टर्म बीजेपी को क्लियर कट मिले मोदी को। तो यानी कि वो जीत जो थी वो बीजेपी में मोदी की जीत रही थी, फिर ईवीएम की नहीं रही थी, या डीएम के जो कंट्रोल अब नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, आप प्रशासन की थोड़ा लगाइए याद, यही बात मैं मिंटा जी कहना चाहता हूँ। ये मत भूलिएगा कि इस बार जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम को हमने बहुत बड़ा कर दिया है,
मतलब सभी देशवासियों ने मिलके, वकीलों ने मिलके, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बड़े वकीलों ने भी मिले, बहुत सारे पत्रकार बंधुओं का भी इसमें रोल रहा जो हमारे साथ साथ चले और तमाम यूट्यूब चैनल्स पर आपकी एक लय को पकड़ा गया और उसको इतना बड़ा किया गया, इसका रोल समझिएगा। वरना हमने देखा है उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक किस तरह डीएम का और डंडा चला है और किस तरीके से जब शाम को नतीजे रोक जाते हैं और रोकने के बाद अभी भी वक्त बहुत दूर है, जब शाम को नतीजे क्लियर हो जाते हैं उसके बाद रात को 12 बजे तक डीएम रोक कर बैठ जाता है और रात को 12 बजे कहता है नहीं नहीं वो गिनती में कुछ गलती थी, तुम हार गए हो, अपने घर जाओ। तो वो सिचुएशन अभी बाकी है, वो इस देश को अभी देखना बाकी है। हम सिर्फ जो है नतीजों की काउंटिंग से खुश हो सकते हैं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि जो लोग इस चुनाव को कंडक्ट कर रहे हैं और इस फार्मूले को अपना रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ी तैयारी की है। वो अलग बात है कि लोकतंत्र बचाने वालों की भी एक बड़ी तैयारी और बड़ी जिम्मेदारी है, मगर लोकतंत्र को कब्जाने वालों की भी बहुत बड़ी तैयारी और प्लानिंग है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। विंता जी अभी भी कुछ देखिए, कुछ चैनल जो है वो दिखा रहे हैं अपने विंडोज में 300 पार, मगर उसके बराबर अभी भी जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो लगभग 255, 260, 255, 260 ऊपर नीचे 2-4 दिखाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि मैंने एक चीज और आपको बता दूं कि रिपोर्टर्स की मानसिकता देखी है, और कुछ चैनल ऐसे हैं इस देश में जो उनके रिपोर्टर हैं वो उन चैनलों के मालिकों और उन चैनलों से भी ज्यादा बड़े मोदी भक्त है, और वो पूरी कोशिश करने के बाद भी लेना चाह रही भाई कोई आपने जो चैनल्स की बात की है उसी को लेकर के टॉस करूंगी उन्हें कि अरविंद जी जब एग्जिट पोल आए तो एक चैनल के दो पत्रकार जब बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक पत्रकार का ये कहना था विपक्ष की चिंता वो खुद करे, हम क्यों करें, है ना। आज मुझे लगता है कि आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, मीडिया में एक बड़ा सबक शायद मिल जाएगा। जब आप किसी का पाला पकड़ते तो आप खत्म हो जाते हैं। मैंने आज सुबह जब चर्चा शुरू की थी तो मैंने चंदन को ये बात बताई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो नोट मुझे याद आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि पत्रकार सत्ता से दोस्ती करता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। तो ये बात आज की तारीख में इन तमाम पत्रकारों के लिए भी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि विपक्ष के साथ जुड़े हुए पत्रकार हैं वो पाला बदलने उधर चले जाए, भाई नहीं, निष्पक्ष रहिए, आप अच्छे मजबूत लोकतंत्र के साथ रहिए, किसी पार्टी के साथ मत रहिए। आपको क्या लगता है आपके पास भी जो बच्चे आते हैं वो किस तरह की धारणा रखते हैं, और इन लोगों से इन्फ्लुएंस होना शायद छूट जाए और एक जेन्युइन लाइन पर लोग चले जाएं, क्या लगता है आपको? अगर उस तबके से जो कि हम जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, चाहे वो पत्रकार हो या वह शिक्षक हो या कोई भी हो जिसके पास एक मध्यम दर्जे का पैसा है, तो वह कभी निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। ये उसका वर्ग चरित्र है कि वह अपने फायदे की चीज ही देखेगा और वह उन लोगों के साथ ही जाएगा जहां उसे लगेगा कि छोटे छोटे जो फायदे हैं वहां पे वो जाएगा। इसलिए पत्रकार से कभी भी निष्पक्ष होने की उम्मीद रखना ही बेमानी है। अब हम उन चीजों पे आते हैं जो टीवी चैनल्स ने जो अपने आंकड़े पेश किए थे। हमारी जिम्मेदारी ये बन रही थी कि उन्होंने वो आंकड़े इकट्ठे करने में कौन से पैमाने इस्तेमाल किए, ये सीधा ही हमारे सामने आंकड़े परोस देते थे, और जिन पैमानों का इस्तेमाल किया जाता था उन पे बहुत कम चर्चा होती थी। चर्चा यह होती थी कि हमने यह है, हमारा सर्वे ये कहता है। तो उसमें बहुत लूप होल्स हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो एक सजग दर्शक होने के नाते आमतौर पर हमारे देश में यह आदत में नहीं है कि दर्शक उनसे ये पूछे कि आपने यह जो सर्वे कराया है इसके पीछे क्या बुनियाद क्या है, किन चीजों का है। तो वह हमारे यहाँ पर देखने को कम मिलती है। सर्वे का जो सैंपल कलेक्ट किया गया है उसका साइज क्या है, जिन लोगों से यह कलेक्शन हुआ है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसमें सारे ही तबकों के लोग आ रहे हैं, क्या वो रैंडम सर्वे हैं या वो हैं, इसमें किन किन इलाकों को शामिल किया गया है, और उसके अलावा एक जो प्रॉपर जो उसका जो विश्लेषण होना चाहिए वह सारी कमियां उनमें देखने को मिल रही हैं। और यही वजह है कि वो जितने भी आंकड़े एकत्र किए गए वह बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, न अब है न आगे हैं। जब तक उन सर्वे के सारे नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जाएगा तब तक वह बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि एक बुद्धिजीवी होने के नाते उसकी एक जिम्मेदारी बनती है समाज को एक बेहतर
रास्ता देने की, तो वह मुझे लगता है कि हमारा मीडिया और हमारा जो सत्ता प्रतिष्ठान के जो पीछे जो पिछलग्गू जो घूमने वाले लोग हैं, वह ऐसा करने में नाकामयाब रहे हैं। और अगर यह देख भी लें कि इंडिया गठबंधन अगर मान लो वह सरकार नहीं भी बनाता है, तब भी हमें उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अच्छी चीजें होती है वह लंबा समय लेती है। और उन्होंने जिन मुद्दों पे जो लड़ाई लड़ी है, हमें उनको प्रशंसा की नजर से देखना चाहिए। और हमें यह देखना चाहिए कि इतिहास में जब याद किया जाएगा, जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन याद किया जाएगा, तो यह जरूर लिखा जाएगा कि विपक्ष ने किन मुद्दों को लेकर यह लड़ाई लड़ी थी और जो सत्ता प्रतिष्ठान है उन्होंने किन चीजों का इस्तेमाल करके यह लड़ाई जीती है। लड़ाई जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह महत्वपूर्ण है कि लड़ाई जीतने में आप किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। और यही गांधी का भी कहना था, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की मूल नीति भी है। तो इन सब चीजों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि केवल लड़ाई जीतना, हमें अगर लंबे संघर्ष के बाद में अगर विपक्ष को और 5 साल इंतजार करना पड़े, पर अगर वह मुद्दों से नहीं भटकती है और केवल चुनाव जीतने के लिए वह छोटे-छोटे रास्ते नहीं अपनाती है, तो मुझे लगता है कि यह भारतीय राजनीति के लिए आगे आने वाले समय में बहुत ही बेहतर रहेगा विनीता जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बहुत दिलचस्प चीजें सामने आ रही हैं निकल के। अगर बात करें उड़ीसा के विधानसभा चुनाव की, तो उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अच्छी बढ़त बना रही है। ऐसा नहीं है, आज सब कुछ फेयर सा दिख रहा है इसलिए खुशी हो रही है। उड़ीसा में बीजेपी बढ़त बना रही है। वहां पर हमेशा एक छत्र राज किसी भी जगह पर हमेशा ठीक नहीं होता है। आपने तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और ये तमाम तरह की चीजें जो है वो भविष्य पर असर डालती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में बहुत दिलचस्प, इस वक्त 100 सीटों का डिफरेंस है। देखिए 212 310 100 सीटों के डिफरेंस में चल रहा है मामला सारा। 100 सीटों का वही डिफरेंस है। देखिए चंदन, मैं अपने ये नहीं कहूंगी मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, मेरा आकलन सही था। 100 सीटों का डिफरेंस मैंने बताया था। अब ये 100 सीटों के बाद जो 150 सीटों का मैंने कहा था कि कौन किस तरफ समझदारी से इसे करता है, मतलब बीजेपी उसे किसी खेल द्वारा अपने कंट्रोल में करती है या गठबंधन उसे फेयर होने देता है। तो ऐसे में ये फायदा हो जाएगा गठबंधन को अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ने देता है यहाँ पर बीजेपी का। और अगर बीजेपी इसे इन्फ्लुएंस कर पाई तो बात अलग है। तो यहाँ पर वही तस्वीर चल रही है अभी, आप देख रहे हैं कि मतलब